हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत शेंडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सावधाना ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले, दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज में बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर। ठीक है, कि एक्सरसाइज 9.1 में हमें क्या देखना है, ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो सीक्वेंस का मतलब क्या है ना, सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीक्वेंस का मतलब क्या, जब आप चीजों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हो, है ना, जब आप चीजों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हो जिसमें हर, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का या फिर हर चीज का एक पोजीशन जो है वो फिक्स होता है ना। जैसे कि मान लो जब हम क्रिकेट मैचेस वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जब बैटिंग किसी टीम की चल रही होती है, बैट्समैन आते हैं, है ना, तो जब वो बैट्समैन आते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रम होता है ना, 1 2 3 4, मतलब हर बैट्समैन की एक पोजीशन फिक्स होती है। अब वो बैट्समैन की पोजीशन फिक्स करने के लिए कोई लॉजिक नहीं होता, है ना, वो बैट्समैन की कोई पोजीशन फिक्स करने के लिए कि वो किस पोजीशन पे खेलेगा उसके लिए कोई लॉजिक नहीं होता, बट एक क्रम होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जब आप चीजों को एक क्रम में लिखते हो, एक ऑर्डर में लिखते हो जिसमें हर ऑब्जेक्ट या फिर हर चीज का अपना पोजीशन जो है वो फिक्स होता है, उसे कहा जाता है सीक्वेंस। तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस का मतलब यह है कि इसमें कोई लॉजिक, कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर क्रम में है, विथ लॉजिक और विदाउट लॉजिक, लॉजिक हो या फिर ना हो, ठीक है, तो भी उसे हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस का बहुत सिंपल सा मतलब इतना है कि चीजों को क्रम में रखना, ठीक है ना, चीजों को एक क्रम में रखना, एक ऑर्डर में रखना, इसे कहा जाता है सीक्वेंस। ठीक है, तो सेम मीनिंग जो है वो हम मैथमेटिक्स में भी कैरी करेंगे। ठीक है, सेम मीनिंग जो है वो सीक्वेंस का हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में भी कैरी करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द सीक्वेंस। ठीक है, तो रीडिंग दीजिएगा, ठीक है, सीक्वेंस, ठीक है ना, सीक्वेंस क्या है। अब हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन, सीक्वेंस, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a set capital N of natural numbers। ठीक है, whose set, ठीक है, whose domain is a set of natural numbers। ठीक है, is a set of natural numbers। ठीक है, that is, ठीक है ना, that is, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, f mapping from, ठीक है, n to x। ठीक है, f mapping from n to x। ठीक है ना भाई साहब। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इज नथिंग बट अ फंक्शन जिसका डोमेन जो है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये हमें पता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन मतलब क्या, सीक्वेंस का मतलब क्या, इट इज नथिंग बट अ सिंपल फंक्शन, है ना, एक क्या है, फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो फंक्शन का मतलब क्या है ना, फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन, किस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं, ऐसा रिलेशन, ठीक है, जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट यूज हो गए। जैसे कि हमने देखो इसके पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस में मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था और तब मैंने आपसे ये बात कही थी कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके ऊपर मार्क्स है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये अगले चैप्टर्स में यूज करना है। ठीक है, या फिर अगले चैप्टर समझने के लिए, टॉपिक समझने के लिए हमें फंक्शन की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होते हैं, ठीक है, और उसकी इमेज जो है वो आपको यूनिक मिलती है। मतलब अगर आपने एक इनपुट दिया तो उस एक इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिला, अगर आपने एक इनपुट दिया तो दूसरे इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिला, मतलब यूनिक आउटपुट मिला, है ना। जैसे कि मान लो कि अगर ये डोमेन है आपका, ठीक है, अगर ये क्या है आपका डोमेन है और अगर ये आपका कोडोमेन है, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। इसी को आप इनपुट सेट भी कह सकते हो, इसी को आप आउटपुट सेट भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहां का हर एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, है ना। इस रिलेशन को अगर मान लो ये कोई रिलेशन है, ए से लेकर बी, ये ए है और ये बी है, तो इसे हम फंक्शन बेटा तभी कह सकते हैं, इसे हम फंक्शन तभी कह सकते हैं जब क्या होता है, यहाँ पे एक यूनिक रिलेशन एग्जिस्ट होता है। और वो रिलेशन कैसा होता है कि ए का जो है वो हर एलिमेंट यूज होना चाहिए और बी में जो उसका इमेज है वो कैसा मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए,
है ना। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली मोटी मोटी बात अगर की जाए तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एक इनपुट देते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलना चाहिए, है ना। किसी भी एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, दो आउटपुट उसके नहीं मिल सकते। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्लियर है, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे भी यहां पे क्या बोला गया है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन उस डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दैट इज एफ मैपिंग फ्रॉम n टू x। यहां पे x जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। x जो है यहां पे नॉन एम्प्टी सेट। देखो यहां पे ना मैंने इसको डिफाइन नहीं किया कि ये किस प्रकार का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये मैंने यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया। कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है, या फिर नेचुरल नंबर, कुछ भी यहां पे हो सकता है, रैशनल नंबर भी यहां पे हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे मैं सिर्फ इसे क्या कह रहा हूं, नॉन एम्प्टी सेट। और ये क्या है, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। ये क्या है, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। क्या है हमारा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जब आप एक इनपुट देंगे इस रिलेशन में तो आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। और यहां पे सीक्वेंस वाले फंक्शन में सिर्फ आप क्या यूज कर सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। बात सुनिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यहां पे हमने क्या कहा कि एक ऐसा सेट है एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन जो होता है क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना। क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब इस फंक्शन में जो n की वैल्यू रहेगी या फिर जो आप वैल्यू दोगे वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगी। आउटपुट में आपको कुछ भी मिल सकता है, इंटीजर भी मिल सकता है, रैशनल नंबर भी मिल सकता है, निगेटिव भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप इनपुट दोगे, है ना, जो आप इनपुट दोगे वो क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा। कैसा होगा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार, है ना। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। तो अब हमने ये तो बात कर ली कि सीक्वेंस जो है वो फंक्शन है उस डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कोई सीक्वेंस लेता हूँ, है ना, लेट्स से कि हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे an इज इक्वल्स टू, मान लो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस n प्लस 1, है ना। अगर an इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया यहाँ पे ट्वाइस n प्लस 1 लिया, ठीक है। और किसके लिए, हमें पता है कि ये इस तरीके का फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। तो मान लो अगर ये मेरा f ऑफ n इज इक्वल्स टू an है ना। अगर f ऑफ n इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू ट्वाइस n प्लस 1 है, तो ये जो मेरा इनपुट होगा ना, ये जो मेरा इनपुट होगा वो कैसा होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, n बिलोंग्स टू द कैपिटल N, और यहां पे जो n है वो कैसा होगा, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। कैसा होगा, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक आने वाला नेचुरल नंबर। पहले आप n की जगह पे 1 रखोगे, फिर n की जगह पे 2 रखोगे, फिर n की जगह पे 3 रखोगे, फिर n की जगह पे 4, मतलब एक कॉन्जिक्यूटिव वे में वो होना चाहिए, ठीक है। तो an इज इक्वल्स टू, अगर मैं मान लो कोई ट्वाइस n हमने सीक्वेंस लिया हुआ है, an इज इक्वल्स टू ट्वाइस n प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब सीक्वेंस को ना आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स पुट कर देता हूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, तो अगर मैं n की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 मुझे क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल्स टू, है ना। अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ, क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद n के बाद क्या, 1 के बाद क्या कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा, 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 कितना मिलेगा, 5। इसके बाद मान लो अगर मैं n के बाद क्या, सॉरी 2 के बाद हमारा क्या कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, 3। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 7। एंड 7 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। 9 के बाद देखो कितना आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, है ना, 4 इंटू 2 तो 8 हो गया, 9। अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 11 एंड सो ऑन, ठीक है, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस है और ये भी क्या है, हमारा सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस को आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, ये ना, ये जो सीक्वेंस है इसे हम कहेंगे एज अ पैटर्न, है ना। ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है क्या है, सीक्वेंस एज अ पैटर्न। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे आप कह सकते हो कि ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, दिस इज सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस एज अ पैटर्न, ठीक है, सीक्वेंस एज अ पैटर्न, ठीक है। और यहां पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये भी सीक्वेंस है ना, दोनों बातें सेम है, लेकिन ये सीक्वेंस क्या है, एज अ लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस एज लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है, एज अ लिस्टिंग ऑफ नंबर्स।
दोनों बातें क्या है, दोनों क्या है हमारे सीक्वेंस है। दिस इज सीक्वेंस एज अ पैटर्न एंड दिस इज सीक्वेंस एज अ लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। क्या है, सीक्वेंस एज अ पैटर्न एंड सीक्वेंस एज अ लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब देखो इस सीक्वेंस में ना ये जो नंबर्स आते हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लिखा। एक पैटर्न हो गया जिसके ऊपर से हमने क्या किया, सीक्वेंस की यहाँ पे कुछ नंबर्स निकाल लिए। जैसे हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो मुझे 3 मिला, n की जगह पे 2 पुट किया तो मुझे 5 मिला, n की जगह पे हमने जब 3 पुट किया तो 7 मिला, n की जगह पे जब 4 पुट किया तो 9 मिला, और n की जगह पे जब हमने 5 पुट किया तो 11 मिला। तो ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पुट करने के बाद हमें एक सीक्वेंस मिला। तो ये जो सीक्वेंस में ये जो नंबर्स आते हैं ना, इन्हें कहा जाता है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये जो आपको 3, 5, 7, 9, 11 दिख रहा है, तो ये क्या है, इस सीक्वेंस की टर्म्स है। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस, ये जो 3 आपको दिख रहा है ना, ये होता है आपका A1, ठीक है, ये होता है आपका A2, है ना, ये होता है आपका A3, है ना। हमने क्या किया था, an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 था, तो जब हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो क्या मिला, 3 मिला। लेकिन LHS में क्या मिला, A1 मिला ना। वैसे ही A2, A3 और यहाँ पे क्या होता है A4, ये क्या होता है आपका A5, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, जो नंबर्स आते हैं सीक्वेंस में, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और उन्हें डिनोट हम कैसे करते हैं, बाय A1, A2, A3, A4 एंड A5। और ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते जाए तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, हमारी AN, है ना। लास्ट वाली जो हमारी टर्म होगी क्या होगी, AN होगी। तो इसमें हमने दो बातें देखी। क्या बातें देखी कि सीक्वेंस में जो नंबर्स हो, सीक्वेंस को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक एज अ पैटर्न देख सकते हैं और एक एज अ लिस्टिंग ऑफ नंबर्स देख सकते हैं। अब इसके ऊपर से आप ये भी समझ सकते हो कि सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं, किसी एक जनरल टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना an, इसे आप जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ सीक्वेंस भी कह सकते हो, है ना। इसे हम एज अ जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म, ठीक है, इसे जनरल टर्म और nth टर्म, है ना, और nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसे आप जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ सीक्वेंस भी कह सकते हो, जिसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस की हर ईच एंड एवरी टर्म जो है वो निकाल सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें सीक्वेंस जो एज अ नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है ना, अगर हमें सीक्वेंस जो है वो एज अ नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल अलजेब्रिक फॉर्म में, ठीक है, एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर से हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 है, जिसे हमने क्या कहा कि जनरल टर्म, है ना, ये क्या हो गई, सीक्वेंस की जनरल टर्म हो गई। तो मान लो अगर मुझे क्या करना है, इसमें से फिफ्थ टर्म निकालनी है ना, मुझे अगर इसमें से क्या करनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह पे 5 रखूंगा, है ना। n की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 5, क्योंकि यहाँ पे जब हम इनपुट देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज ओनली अ नेचुरल नंबर। जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर ही होगी। तो अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मुझे स्टार्टिंग से काउंट करना पड़ेगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड नेचुरल नंबर, थर्ड नेचुरल नंबर, फोर्थ नेचुरल नंबर, देन फिफ्थ नेचुरल नंबर। तो मुझे क्या मिलेगी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस मिलेगी। तो मुझे n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, n की जगह पे अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, एंड 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11। तो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी सीक्वेंस को, है ना, आप किसी भी सीक्वेंस को अगर वो नंबर्स के फॉर्म में लिस्टेड है तो उसको आप एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, जिसके ऊपर से आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो है उसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। सीक्वेंस की आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हमने दो बातें नोट की। एक तो हमने क्या नोट किया कि ये जो नंबर्स सीक्वेंस में होती है वो क्या होती है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होती है ना, क्या होती है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होती है। और ये जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 एंड AN, जो क्या करता है, किसी नंबर का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है इन द सीक्वेंस। जैसे आप देखो A3 जो है वो क्या कर रहा है, 9 नंबर का पोजीशन रिप्रेजेंट करना है इन द सीक्वेंस, ठीक है। यहां पे देखो जैसे A4 है, ये क्या कर रहा है, सॉरी A3 7 है ना, A3 का 7 था, तो जैसे A4 आपको यहां पे दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, नंबर 9 की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, A1, A2, A3, A4 क्या करते हैं, पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द नंबर्स इन द सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ द नंबर्स इन द सीक्वेंस। नाउ अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंगली यहां पे दो टाइप्स के सीक्वेंस हो सकते हैं। कौन से, कितने टाइप्स के सीक्वेंस हो सकते हैं, दो टाइप्स के। एक तो हो सकता है फाइनाइट, एक तो हो सकता है इनफाइनाइट। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास
फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स कहेंगे। बात क्लियर है ना? अगर ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस में अगर मुझे जैसे हमने यहां पे लिखा A1 A2 A3 A5 कहां तक हमने AN तक लिखा, तो AN तक हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं। AN तक मतलब ऐसा हो गया ना कि इसका फर्स्ट टर्म भी डिफाइंड है और लास्ट टर्म भी डिफाइंड, तो इसे आप ऐसा भी कह सकते हो कि फाइनाइट मतलब क्या, ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या होती है, जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी गई है वो अगर फाइनाइट है तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। दूसरी भाषा में आप ऐसा भी कह सकते हो कि जिस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिफाइंड है, जिसे हम काउंट कर देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। और ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट है ना, ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट है, जिसे हम लोग काउंट नहीं चलता जा रहा है कंटिन्यू अनंत तक, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। और दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, ऐसा सीक्वेंस जिसकी फर्स्ट टर्म जो है डिफाइंड है लेकिन लास्ट टर्म जो है वो डिफाइंड नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हमने यहां पे देखी, इसको हम क्या करेंगे, यहां पे नोट कर लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, यहां पे नोट कर लेंगे। तो पहले तो हमने क्या देखा, ठीक है, पहले हमने क्या देखा कि ठीक है नंबर, ठीक है नंबर्स देखो, जैसे ये नंबर्स है ना, नंबर्स ऑकरिंग, ठीक है, ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस, नंबर्स ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड एज टर्म्स, ठीक है, आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, है ना, आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे क्या देखा कि ये जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है उसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 एंड AN से। ठीक है, ठीक है, द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, terms of sequence are denoted as, ठीक है, as A1 A2 AN, where A1 represent the first position of the number in the sequence, ठीक है, A2 represent the second position in the sequence ... AN represent the nth position in the sequence। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो कि AN, ठीक है, AN is called, ठीक है, is called general term, और ठीक है, और nth term ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, है ना। तो इस जनरल टर्म या फिर nth टर्म का आप यूज करके क्या कर सकते हो, सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो है उसे निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो यहां पे हम नोट कर लेंगे, ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस, है ना, फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस कंटेनिंग, ठीक है, सीक्वेंस containing finite number of terms, finite number of terms is called as a finite sequence, is called as a finite sequence, है ना। जिस सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म्स होंगी उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। मान लो एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, इसी एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें, an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 को, है ना, अगर हम यहाँ पे an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लिख दे और यहाँ पे n की जो वैल्यू है ना, हम ऐसा लिख दे कि n जो है वो लेस देन 6 है, n लेस देन 6 है, मतलब हमें ये तो पता है कि n कैसा है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे कैसा कह रहा है कि n लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। इसी का मतलब क्या हो गया, दैट इज n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस केस में जो आपको टर्म्स मिलेगी, है ना, इस केस में जो आपको टर्म्स मिलेगी, टोटल कितनी टर्म्स मिलेगी, 5 टर्म्स मिलेगी, जिसकी फर्स्ट टर्म भी डिफाइंड है, लास्ट टर्म भी डिफाइंड है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है, फाइनाइट है। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, a2 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, a3 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, a4 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और a5 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 11 मिलेगा।
तो ये जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, ये जो सीक्वेंस हमारा बनेगा कैसे बनेगा, 3, 5, 7, ठीक है, 9 एंड 11। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द व्हाट फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कैसी है, फाइनाइट टर्म है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जिसकी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिफाइंड है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं ना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गई हमारी लास्ट टर्म, जिसमें दोनों टर्म्स जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसी है, डिफाइंड है। इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है जिस सीक्वेंस में, उसे हम फाइनाइट कहते हो। जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसमें फर्स्ट टर्म डिफाइंड है लेकिन लास्ट टर्म डिफाइंड नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे हम, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। सो सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस कंटेनिंग, ठीक है, सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीक्वेंस, इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीक्वेंस। और अगर हम एग्जांपल लेना चाहे, देखो इसी को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं, जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे नोट किया था, an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1। अब देखो डिफरेंस क्या था ना, यहाँ पे हमने क्या कहा था, n की एक फिक्स रेंज रखी थी जो कैसी थी, लेस देन 6, मतलब जो नेचुरल नंबर्स हम इसमें यूज करने वाले थे वो कैसे थे, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं अगर सिर्फ यहाँ पे इतना लिख दूं कि n बिलोंग्स टू द कैपिटल N, और यहाँ पे कोई रेंज ना दूं, है ना, यहाँ पे मैं कोई लिमिटेशन ना लगाऊं, तो नेचुरल नंबर्स तो दुनिया भर के है ना, दुनिया भर के नेचुरल नंबर्स है, तो जो भी नेचुरल नंबर मैं इसमें रखूंगा मुझे सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो मिलती चलेगी। तो ये टर्म्स जो है, ये सीक्वेंस जो है कैसा होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखो बेसिक डिफरेंस आप समझिएगा, है ना, इसमें हमने एक लिमिटेशन लगा दी थी, हमने सीक्वेंस जो है वही लिया हुआ है, an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1, यहाँ पे भी हमने an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 ही लिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था, n की जगह पे n में हमने n की हमने लिमिटेशन लगा दी थी कि n जो है वो 6 से छोटा होगा, है ना, कैसा होगा, 6 से छोटा होगा। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या बने थे, 1 2 3 4 5। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया कि n बिलोंग्स टू द कैपिटल N, यहाँ पे हमने n के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई, और अगर लिमिटेशन नहीं लगाई तो हमारे पास दुनिया भर के नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स मैं इसमें पुट करूंगा मुझे सीक्वेंस की जो है वो टर्म्स मिलती चलेगी। मैं यहाँ पे कौन सी भी टर्म जो है निकाल सकता हूँ जहां तक मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर आप n की जगह पे 1 रखोगे तो आपको 3 मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है। n की जगह पे आप 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 होगा। जब हम n की जगह पे 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब हम n की जगह पे 4 रखेंगे, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसे ही हमारा 11, ठीक है, उसके बाद कितना मिलना चाहिए, 13, उसके बाद कितना मिलेगा, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दुनिया भर की टर्म्स इस सीक्वेंस में निकाल सकते हैं जहां तक भी हम काउंट कर सके, है ना। जो भी हम n की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, जो भी हम n की वैल्यू रखेंगे उस हर n की वैल्यू के लिए मुझे क्या मिलेगी, सीक्वेंस की कोई ना कोई टर्म मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो डिफाइंड है, इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो डिफाइंड है, लेकिन लास्ट टर्म यहाँ पे डिफाइंड है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो मोटे मोटे तौर पर हमने यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में क्या देखा, सीक्वेंस के बारे में हमने क्या देखा कि सीक्वेंस इज नथिंग बट द फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा फंक्शन है, सीक्वेंस इज नथिंग बट द फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या देखी कि सीक्वेंस को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एज अ पैटर्न, ठीक है, एक एज अ पैटर्न, ठीक है ना, सीक्वेंस एज अ पैटर्न, एंड दूसरा हम क्या देख सकते हैं, सीक्वेंस एज अ लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। और हमने ये देखा कि अगर लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है, सीक्वेंस नंबर्स के फॉर्म में है ना, अगर सीक्वेंस जो है वो हमने नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस सीक्वेंस को हम एक अलजेब्रिक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो है हम निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी सीक्वेंस को अगर हम उसका एक पैटर्न देख ले, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 3
5, 7, 9 एंड 11, तो इसको हमने क्या लिख दिया, an इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक पैटर्न नजर आएगा, है ना, क्या करेंगे, पैटर्न नजर आएगा। तो उस पैटर्न को हम एक अलजेब्रिक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म और nth टर्म, जिससे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो हम उसे निकाल सकते हैं, है ना। बात को समझिएगा कि हमने क्या देखा कि सीक्वेंस के नंबर्स को, जो सीक्वेंस आपका होगा उसको हम एक अलजेब्रिक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करके, और उसे हम क्या कहते हैं, nth टर्म और जनरल टर्म, जिसका यूज करके सीक्वेंस की हम कोई भी टर्म, कौन सी भी टर्म जो है हम वहां पे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो सीक्वेंस में नंबर्स आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे, जिसमें और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, a1, a2, a3, a4, a5 एंड an से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे दो टाइप्स के सीक्वेंस होते हैं, एक तो फाइनाइट होगा या तो फिर इनफाइनाइट होगा। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये बात कही थी, है ना, सीक्वेंस मतलब क्या, इट इज जस्ट एक ऑर्डर में लिखना, चीजों को एक ऑर्डर में लिखना। तो नंबर्स को भी तो हम एक ऑर्डर में लिख सकते हैं ना, नंबर्स को भी हम एक ऑर्डर में लिख सकते हैं, है ना। अगर मैंने लिखा 1, उसके बाद अगर मैंने 0 लिखा, उसके बाद अगर मैंने 4 लिखा, तो यहाँ पे कोई विजिबल पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑर्डर तो है, एक क्रम में तो लिखा हुआ है जिसमें x हर एलिमेंट की एक पोजीशन फिक्स है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं ना। सीक्वेंस लिखते समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस सीक्वेंस में हम लोग लिख रहे हैं उसमें कोई लॉजिक है या नहीं है, ठीक है। अगर चीजों को हमने क्रम में लिखा हुआ है, एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, चाहे उसमें कोई लॉजिक हो या फिर कोई लॉजिक ना हो, तो भी उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब किसी सीक्वेंस में एक लॉजिक होता है ना, जब किसी सीक्वेंस में एक लॉजिक होता है या फिर उस लॉजिक को सारे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट जो है फॉलो करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रोग्रेशन, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्रेशन।